ओके गाइस, म्यूट कर लेना एक बार सभी लोग, ठीक है। म्यूट कर लो एक बार फटाफट से, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग होमवर्क शीट करेंगे तो जस्ट ओपन द पीडीएफ। मैं आपको ग्रुप पे मेंशन कर रहा हूँ, पीडीएफ चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। जस्ट आई एम मेंशनिंग दैट द होमवर्क वाली पीडीएफ जो है ना, हिस्ट्री वाली, वो मैं भेज रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा वो। इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। सो दिस वन इज द पीडीएफ, ठीक है ना। एक बार ये पीडीएफ सब लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे। बाकी म्यूट कर लेना, इफ कोई दिक्कत है तो ग्रुप के अंदर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 भेजा हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है, वी विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जस्ट वोट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इन ग्रुप गाइस। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो और फटाफट से उनको मिक्स करो। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 चीजें लिखी हुई है। साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके पहले इनके बारे में बता देता हूँ, देन वी विल गो विद दिस। देखो, पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में बना था, 1927 में बना था ये, और 1928 में ये इंडिया आया था, ठीक है। एक साल बाद फिर इसको इंडिया लाए थे। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने और बाकी सारे लोगों ने, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA कहते हैं, उसने भी इसका विरोध किया था। और लाला जी की जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो भी इसी के अंदर हुई थी, ठीक है, इसी विरोध के दौरान हुई थी। उसके बाद फिर सॉन्डर्स का हत्याकांड जो है वो भी इसी के अंदर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, ये मैंने आज ही पढ़ाया था आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1884-85 के आसपास की बात है। एक मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1884-85, 85 के आसपास मान लो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका, इन चारों में से, मॉडल मिंटो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत छोड़ो और साइमन कमीशन में से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था। मतलब नंबर 3 वाला सबसे पहले हुआ था। उसके बाद आपका क्या हुआ था, तो उसके बाद आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुए थे। 3 के बाद आएगा आपका 4, ठीक है, 3 के बाद 4 आएगा, और 3 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद प्लीज हाँ म्यूट करके रखना, अगर बाय द वे आपको पर्सनल में कुछ बात करनी है तो। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वेश्चंस तो पूछ सकते हो, ठीक है, बीच में। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद साइमन कमीशन आया था फर्स्ट वाला, और उसके बाद आया था आपका भारत छोड़ो, सबसे लास्ट में है। सो 3-1-3-4-1-2 ऑर्डर बनेगा। 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर बी है, तो पहले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी आपका सही जवाब होगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए। ना मूविंग टू द सेकंड वन, देखो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, ठीक है। और उसके 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपको, ABCD होगा सर ये। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या बारादोली। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, खेड़ा सत्याग्रह या बारादोली। तो इसमें से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। हाँ, जो ई वाला ऑप्शन है वो डी वाला मान के चलना, ठीक है, ग्रुप के अंदर। एग्जैक्टली बारादोली सत्याग्रह इसका सही जवाब है। बारादोली सत्याग्रह को लीड किसने किया था, सरदार पटेल जी ने किया था। सरदार पटेल जी इसके हेड थे। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका जून 1928 में। बारादोली सत्याग्रह जून 1928 में हुआ था, और ये आपका गुजरात के अंदर था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वहां के तालुक वाले जो लोग हैं,
उनका 22% जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था, 22% का टैक्स इंक्रीज कर दिया था। तो इन्होंने विरोध किया था उसका कि यार ये मत करो, और इसी विरोध के लिए जो आपके सरदार पटेल जी हैं वो गए थे, और यहाँ महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार पटेल को जो सरदार करके बोला जाता है ना, वो इसी आंदोलन के बाद बोला जाता है, ठीक है। तो सरदार पटेल जी को सरदार कौन से आंदोलन के बाद बोला जाता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यू विल से दैट कि हाँ सर ये जो है बारदोली सत्याग्रह जो था उसके बाद बोला गया था। सो बारदोली सत्याग्रह इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं उनके लिए भी काफी काम किया गया था। जिन किसानों के पास कोई खेत नहीं है उन लोगों को कहा जाता था कालीपराज कास्ट, ठीक है। कालीपराज कास्ट क्या होती है? कालीपराज जाति, वो लोग जिनके पास खेत नहीं थे, ठीक है। उसको चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के हेड कौन थे? इट्स एन इजी क्वेश्चन, और आपको मैं यहाँ पे एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। देखो, जब भी आपको यूनियन वाला नाम दिखाई देगा ना और आपसे पूछेंगे यूनियन वाली कमेटी के हेड कौन है करके, तो आपको क्या करना है, यूनियन कमेटी पे फोकस करना है। जहां पे आपको यूनियन दिख गया उसका सही जवाब क्या होगा गाइस? पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा है चौथा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यूनियन कमेटी के हेड कौन थे, ये क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विधानसभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे मैं आपको कुछ और कमिटीज बता देता हूँ। जैसे देखो, संघ की यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, संघ संविधान समिति, वैसे ही एक संघ शक्ति समिति भी थी, यूनियन पावर कमिटी जिसको कहते हैं, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी, उसके हेड भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। यानी कि जिन कमिटीज के नाम के आगे यूनियन या संघ लगा होता है उन दोनों में हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। भीमराव अंबेडकर जी ये किसके हेड थे? तो ये थे आपके जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं उसके हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो कमेटी थी, एक आपको याद रखनी है, एक कमेटी थी रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि नियम कायदे कानून संबंधी जो कमेटी है उसके हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग कमेटी कौन सी थी? स्टीयरिंग कमेटी के हेड भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऐसे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे से रिलेटेड जो एडॉक कमेटी थी उस एडॉक कमेटी के हेड भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऐसे आपसे पूछेंगे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड कौन थे? जैसे यहाँ पर क्या लिखा है देखो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रोविंशियल पूछे, प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। अगर प्रांतीय संविधान समिति आता है तो सरदार पटेल थे, संघीय संविधान समिति आता है तो कौन थे आपके? वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अच्छा, एक और चीज थी, देखो एक बड़ी कमेटी थी, कमेटी का नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार, जनजातीय यानी कि ट्राइबल, और जो एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी है वो थी। अब इस कमेटी का क्या हुआ ना, इसके अंदर सब कमेटी थी, तो ये जो एडॉक कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, इसके हेड तो पटेल जी थे, लेकिन इसके अंदर 4 सब कमेटियां थी। एक थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, उस फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी फंडामेंटल राइट सब कमेटी के अध्यक्ष थे। ट्राइबल कमेटी जो बनाई, जनजातीय मामलों वाली जो कमेटी बनाई, उसके हेड थे गोपीनाथ बारदोली। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। एक इसी में से क्या बनाई थी? एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन आसाम वाली, उसके हेड कौन बने थे? एवी ठक्कर। ये भी नहीं आएगा। अब आएगा क्या सर? एक तो आएगा एडवाइजरी कमेटी की सब कमेटी जो है फंडामेंटल राइट वाली, उसके हेड कौन थे? फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड, मूल अधिकार समिति के हेड कौन थे? जेबी कृपलानी। उप समिति आता है, ये समिति नहीं आता है, ध्यान रखना, ये सब कमेटी है। तो मूल अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। एक जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी या अल्पसंख्यक उप समिति के हेड कौन थे? तो वो थे एच सी मुखर्जी, हरेंद्र कुंवर मुखर्जी। एच सी मुखर्जी थे माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड। फिर तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन 4 पे ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द 5th वन, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि देखो लाहौर अधिवेशन के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि 1929 में हुआ था, वो क्यों फेमस था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, जो लाहौर सेशन है कांग्रेस का,
1929 वाला, वो इतना फेमस क्यों है? ठीक है, तो आपको बताना है लाहौर सेशन क्यों फेमस था। पहला लिखा है कांग्रेस के उद्देश्य, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पे स्वशासन प्राप्ति की घोषणा। म्यूट कर लो भैया। ठीक है, अगला कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन। ऐसा क्या हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में? अगर आप देखोगे ना तो आगे भी लाहौर सेशन के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। लाहौर सेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का उद्देश्य के तौर पे स्वशासन, स्वशासन का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, कांग्रेस ने सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल मांगा था। ऑप्शन बी कह रहा है पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा था। फिर कह रहे हैं असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन, या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी का निर्णय लिया गया था। क्या हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि 1929 का जो लाहौर सेशन था, इस लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। और उनके प्रेसिडेंसी में, उनकी अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन होता है, और कांग्रेस के इस सेशन में क्या करते हैं, ये टोटल इंडिपेंडेंस कहते हैं, टोटल या कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको पूर्ण स्वराज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका जो तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका? वो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या टोटल इंडिपेंडेंस जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना सेम है, लाहौर सेशन वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा फोकस पीडीएफ पे रखो। ठीक है, पीडीएफ में ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट कि इन राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सेशन जो है अगेन उसी से क्वेश्चन है, और इस बार पूछा है कि अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करी थी, तो उसमें अध्यक्षता किसने करी थी? तो यू सिंपली नोस कि इसमें जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? तिलक साहब ने करी थी? नहीं। गोपाल साहब ने? नहीं। मोतीलाल नेहरू? नहीं। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई थी इनकी, इन्होंने अध्यक्षता नहीं करी थी। अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये इस बार के पेपर में भी आ सकता है आपके, अगर डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्टली पूछेगा, लेकिन इसके चांसेस हैं। ठीक है, पूछे जाने के। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7, गदर क्या था? व्हाट वाज गदर? क्रांतिकारी संघ था सैन फ्रांसिस्को में बना हुआ, सिंगापुर से संचालित एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, राष्ट्रवादी संगठन था, उग्रवादी संगठन था, एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसको उस समय बोला जाता है, अभी हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसका हेड बर्लिन में था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्टों का एक आंदोलन था जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? एबीसीडी में से सिंपल सा गदर था क्या? तो देखो गदर कायदे से देखा जाए तो गदर एक पत्रिका भी है। ठीक है, गदर एक साप्ताहिक पत्रिका भी रही थी। ठीक है, काइंडली म्यूट कर लीजिए मैम। हाँ, देखिए गदर क्या है? गदर जो पत्रिका है वो भी थी, और गदर एक ऑर्गेनाइजेशन था। एक तरीके से आप कह सकते हो गदर क्या था, एक तरीके से आप कह लो एक बड़ी पार्टी थी जो बनाई गई थी। लाला हरदयाल जी जो थे वो इसके अंदर काफी फेमस लीडर माने जाते हैं, लाला हरदयाल। इसके अलावा एक आपको नाम याद रखना है, तारकनाथ। ठीक है, इनका पूरा नाम था तारकनाथ दास। एक तो लाला हरदयाल हो गए, एक हो गए आपके तारकनाथ दास। और लाला हरदयाल और तारकनाथ दास के अलावा एक नाम कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा, जीडी कुमार। ठीक है, जीडी कुमार। ये सब इंडियंस थे जो पहले धीरे धीरे यूएसए में मिले। वो सबसे पहले मतलब ये लोग कनाडा में मिले। कनाडा के अंदर जब इन्होंने थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करनी शुरू करी ना, फ्री हिंदुस्तान मूवमेंट और स्वदेश सेवक करके पत्रिकाएं निकाली, जब ये पत्रिकाएं बहुत ज्यादा चलने लग गई तो इनको अमेरिका से निकाल दिया, वो सॉरी कनाडा से निकाल दिया। कनाडा से निकाला तो ये कहाँ चले गए? नॉर्मल बगल में ही चले गए। बगल में कहाँ? अमेरिका में। और अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर इन्होंने 1913 के आसपास क्या बनाया? गदर की स्थापना करी, गदर पार्टी बनाई है पूरी की पूरी। और जो एक गदर पार्टी इन्होंने बनाई, इसके अंदर ही बहुत सारे लोग आकर के जुड़े। पहले इसका नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, बाद में इसका नाम गदर पार्टी पड़ा। फिर इस गदर पार्टी में ना एक वीकली पेपर, साप्ताहिक पत्रिका निकालनी शुरू करी जिसका नाम गदर पत्रिका थी। इस गदर पत्रिका के अंदर लिखा हुआ होता था गदर अंग्रेजों का दुश्मन या एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स करके लिखा होता था इसमें।
ठीक है, ओपन एनिमी, द एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल, ऐसा लिखा होता था। तो इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए युगांतर आश्रम, तो युगांतर आश्रम भी इसी गदर के अंदर आता था। युगांतर आश्रम इन्होंने शुरू किया था, और युगांतर आश्रम जो है इसके अंदर गदर पार्टी का हेडक्वार्टर बना हुआ था। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को का क्रांतिकारी संगठन को गदर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अच्छा, इसके साथ में सुनो, सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन, ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है इंडियन नेशनल आर्मी की। ठीक है, ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में था। इसको कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था 1942 में। अच्छा, इसका सी ऑप्शन देखो, एक उग्रवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका बर्लिन में मुख्यालय था? तो ये 1915 में बनी हुई एक बर्लिन कमेटी थी। इसका नाम था बर्लिन कमेटी। ठीक है, बर्लिन में एक बर्लिन कमेटी बनाई गई थी जिसको वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बनाया था। और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में एक उग्रवादी संगठन बनाया था, बर्लिन कमेटी। बाद में इसका नाम हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। और भारतीय स्वतंत्रता हेतु कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था, तो ये था सेकंड कॉमिंटर्न कांग्रेस। सेकंड कॉमिंटर्न कांग्रेस करके एक कांग्रेस हुई थी। और उसके बाद M.N. रॉय जो हैं वो, और उनके साथ 2-3 कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, ये 1920 में ताशकंद में मिलते हैं। और ताशकंद के अंदर ही ये अपना कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म करते हैं। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये उसके बारे में है। तो गदर का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ताशकंद जो आया हुआ है, ये ताशकंद अभी प्रेजेंट में क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। उज्बेकिस्तान कंट्री की कैपिटल है। और ये ताशकंद वही जगह है जहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हुई थी। तो इसी ताशकंद के अंदर ही हुई थी वो डेथ। ठीक है, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द ताशकंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। काइंडली म्यूट इफ यू आर स्पीकिंग प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है, यू कैन इजीली आस्क इन दिस कॉल, बट पर्सनल बातें नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है, 1905 के अंदर कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में लिखा था। तो आपसे पूछ रहा है कि ये विभाजन कब तक रहा था? तो आपको याद रखना है 1905 में ये विभाजन हुआ था। और 1911 के अंदर क्या हुआ था? एक दिल्ली दरबार लगा था, ग्रैंड दिल्ली दरबार उसको हम कहते हैं, या रॉयल दिल्ली दरबार, इसको ग्रैंड दिल्ली दरबार कहते हैं। दिल्ली दरबार लगाया गया था। और ये दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के लिए लगा था। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पुरानी किताबें पढ़ी हो ना, तो हिंदी में एक पार्ट भी आता था जॉर्ज पंचम की नाक। तो वो जॉर्ज पंचम की नाक इसी से रिलेटेड है, ग्रैंड दरबार से। तो ये 1911 में जब ग्रैंड दरबार लगा था, तो यहीं पे इसी ग्रैंड दरबार के अंदर घोषणा हुई थी कि भैया अब जो है वो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया है। तो 1911 तक लगा था। द आंसर इज सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 के शाही दरबार तक ये रहा था, उसके बाद ये हट गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था तो इसको छोड़ सकते हैं आराम से। अरे इजी वन क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद। ठीक है, 9 वाला नहीं है, सीधा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जो क्वेश्चन जिस नंबर में लगे हुए हैं उसी नंबर पे आपको आंसर भी कर देना है, नो इश्यूज। ये सब आपने होमवर्क में किए होंगे, तो ये सारे के सारे वहां दिए हुए थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया आए थे वो कौन थे? ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, या डी पुर्तगाली। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? सिंपल सा कि देखो भारत में आने वाले जो लोग थे ना, ये PDF करके याद रखना, PD और लास्ट में F। इसके बीच वाले में आपको एक तो अंग्रेज याद नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो PDE और उसके बाद आता है D, PDEDF, PDEDF, PDEDF। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, कब? 1498 में वास्को डी गामा आया था। फिर आए थे आपके डच 1605 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1612 में, 12-13 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर 1616 में डेनिश लोग आए, नीदरलैंड वाले। एंड देन 1667 में सबसे लेट फ्रांस वाले आए थे। तो आपसे पूछ रहा है प्रथम यूरोपीय कौन थे जो इंडिया आए थे? तो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। पोर्तुगीज वाज द फर्स्ट हु केम टू इंडिया। हु वाज द लास्ट यूरोपियन टू मूव आउट फ्रॉम इंडिया? ये बताओ, अगर आपका क्वेश्चन हो कि हु वाज द लास्ट वन, जो सबसे लास्ट में गए थे, वो कौन थे? इट वाज अगेन द पोर्तुगीज, जो गोवा से गए थे। ठीक है, गोवा के अंदर से सबसे लास्ट जो इंडिया से गए वो यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, दिस वन इज इजियर फॉर उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है उत्तराखंड के अंदर से अगर आप हैं तो। ये हमने कई बार पढ़ा हुआ होता है, कई बार इसके बारे में कहानियां भी सुनी होती हैं,
गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। द सोल्जर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द रेवोल्यूशनरीज। कब? खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन 1920 में चला था, असहयोग आंदोलन भी आपका 1920 में चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, और ये आपका कब चला था? नमक सत्याग्रह के साथ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए, गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने कब गोली चलाने से मना किया था? देखो, गढ़वाल रेजिमेंट की कौन सी राइफल थी? ये 2/18 गढ़वाल राइफल थी। ये क्वेश्चन है, याद रखना। 2/18 गढ़वाल राइफल्स थी, ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल्स थी। और ये घटना कब की है? तो ये घटना आपकी 1930 की है। इन 1930 इसको बोला जाता है पेशावर कांड या फिर पेशावर रिवॉल्ट। तो पेशावर के अंदर जो है वो चंद्र सिंह गढ़वाली जी जो थे, नाम आपने कई बार सुना होगा उत्तराखंड से अगर आप हैं तो, चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं, इनको ये काम दिया गया कि भैया आप जाइए और जो ये प्रदर्शनकारी हैं इनको पेशावर के अंदर कंट्रोल कीजिए, इन पे गोलियां चलाइए। तो इन्होंने देखा कि जो पठान हैं या जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो निहत्थे लोग हैं, ठीक है, उनके पास हथियार वगैरह नहीं है। और इन्होंने क्या कि निहत्थे लोगों पे गोलियां हम नहीं चलाएंगे। और इसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया, इन पे राजद्रोह का मुकदमा चला था, ठीक है। फिर इनका केस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनका केस लड़ा और इनको फिर फांसी की सजा होने वाली थी, फिर वो कैंसिल करवा के इनको उम्र कैद की सजा दी। फिर ये 11 साल जो है वो एबटाबाद जेल में रहे थे। एबटाबाद जेल ये आपकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पड़ती है। तो एबटाबाद जेल में इनको रखा था पाकिस्तान के अंदर। चंद्र सिंह गढ़वाली जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 25 दिसंबर को हुआ था 1891 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 10 अक्टूबर को 1979 में। मतलब ये आजादी के बाद भी जिंदा थे, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म हुआ था आपका गढ़वाल के अंदर। गढ़वाल की जो कैपिटल हुआ करती थी पहले, चांदपुरगढ़, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा ना गढ़वाल के 52 गढ़ों के बारे में, तो उनमें से जो कैपिटल है चांदपुरगढ़, वहां इनका जन्म हुआ था। और दूसरी चीज याद रखना कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, ये कौन सी रेजिमेंट से आते थे? ये गढ़वाल राइफल्स की 2/18 गढ़वाल राइफल से आते थे, ठीक है। और इसको पेशावर कांड बोला जाता है, 1930 से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वहां से ये रिलेटेड है। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली करके आपको याद रखना है, चलेगा इतना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना और से, ठीक है। क्या पता ये क्वेश्चन ना पूछ के कुछ और आपसे पूछ ले इसी से रिलेटेड, चंद्र सिंह गढ़वाली जी के मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो ये लगभग पूरी क्वेश्चन सीरीज हमारी पूरी हो गई है, और इसके लिए 2 सेशन हम ऑलरेडी ले भी चुके हैं। अब बस एक सेशन बचा हुआ है और उसमें आपका पूरा हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो, एल्स वेयर वी आर कटिंग द कॉल्स। उसके बाद आपसे 8 बजे हम लोगों की क्लास होगी रीजनिंग की। 8 बजे हम लोग रीजनिंग करेंगे, एंड उसके बाद आप लोगों का फिर मैं होमवर्क शीट भेज दूंगा कल के लिए, ठीक है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? साइमन कमीशन, भारत छोड़ो, राष्ट्रीय कांग्रेस, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। साइमन कमीशन आया था 1928-29 में, 27-28 में, तो 28 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में हुआ है, 1884-85 कह सकते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। तो आपसे पूछ रहा है भैया इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो 3 के बाद आपका 4 आएगा। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया था, तो फर्स्ट ऑप्शन, एंड देन सबसे लास्ट में भारत छोड़ो, तो 3, 4, 1, 2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब उसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2, ठीक है। और किसी का कुछ पूछना है तो पूछ लो, एल्सवेयर पूरी सेशन हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए, ठीक है गाइस। तो 8 बजे अभी क्लास होगी आपकी रीजनिंग की, तब तक रीजनिंग का होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है गाइस। चलिए, बाय बाय।